मकबूल फिदा हुसैन के लिए कविता। दीवार पर एक आकृति जैसी थी, उसमें कुछ रंग जैसे थे, कुछ रंग उसमें नहीं थे। उसमें कुछ था और कुछ नहीं था, बिल्कुल उसके सर्जक की तरह। उस पर जो तितली बैठी थी वह भी कुछ अधूरी सी थी। तितली का कोई रंग न था वहाँ, वह भी दीवार जैसी थी और दीवार अपनी जगह पर नहीं थी। इस तरह एक कलाकृति अपने चित्रकार के साथ अपने होने और न होने के मध्य अपने लिए एक देश ढूंढ रही थी। हम ही थे। हमारे लिए कुछ भी न शुभ था न लाभ, किसी अपशकुन की तरह दिक्शूल हम ही थे। हमारे लिए न अन्न था न शब्द, वस्त्रहीन भयग्रस्त भी हम ही थे। हमारे पास न कला थी न विचार, न सभ्यता न संस्कृति, न घृणा न क्रूरता, न उम्मीद न विश्वास, न एक टुकड़ा जमीन न खाली आकाश। जैसे हम हैं वैसे हम ही थे। कथा। किसी समय में एक पीढ़ी ने कही थी एक कहानी, जिसे एक दूसरी पीढ़ी ने चुपचाप सुन लिया था। निर्वात नहीं था तब, शायद आपात भी नहीं, मगर राजा किसी भी क्षण कुछ भी निषेध कर देता था। यह समय कुछ लोगों को शोक में व्याकुल किए था और कुछ से राजा के सहस्र नामों का जप करा रहा था। इस कहानी में स्वस्थ सौम्य सम्राट नहीं था नायक। हाँ, एक बुढ़िया जरूर थी। यह चांद पर चरखा कात रही बुढ़िया नहीं थी, किंतु धरती पर कलंक की तरह पहचानी जाती हुई। 1.5 बिस्वा उसर में अपने तमाम जवान बेटे जोत चुकी थी। कुछ भी हो, मगर बड़ा कठिन समय रहा होगा जब एक पीढ़ी ने कही होगी कोई कहानी, जिसे एक दूसरी पीढ़ी ने चुपचाप सुन लिया होगा। तबला। किसी की खाल है जो खींच कर मढ़ दी गई है। मढ़ी हुई है मृतक की जीवंत भाषा। मृतक के परिजनों का विलाप कस गया है इस खाल के साथ। वादक की फूंक से नहीं, खाल के मालिक की आखिरी सांस से बज रही है वो बांसुरी जो संगत पर है। धा धा धिन धा और तिरकिट के पीछे एक विषादी स्वर है। संकटग्रस्त। भूमंडलीकरण के इस युग में संकट ही संकट थे। स्थानीय लोग कुछ वैश्विक संकटों से जूझ रहे थे और वैश्विक लोग स्थानीय संकटों से। मेरा संकट मेरी टूटी खाट थी, जबकि मैं स्वप्न में था। किसानों के पास कर्ज था और उद्योगपतियों के पास मर्ज। सरकार को किसी से कोई हर्ज नहीं था। खुदगर्ज सिर्फ हिंदी का कवि था, लेकिन वह भी संकट से दुबराया था। न उसकी किताब बिकती थी और न उसकी आत्मा। उसके शरीर में जन्म से ही एक ही गुर्दा था, वह उसे भी नहीं बेच सकता था, बस इसीलिए मुर्दा था। पासवर्ड। वंश परंपरा में मेरे पिता के पिता के पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। मेरे पिता के पिता को अपने पिता का वारिस अपने को सिद्ध करने के लिए भी 19 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा था। मेरे पिता के पिता के पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। मेरे पिता के पिता को अपने पिता का वारिस अपने को सिद्ध करने के लिए भी 19 साल मुकदमा लड़ना पड़ा था, जैसे उनके पिता को अपने होने की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। मेरे पिता के पास एक हारमोनियम था, जिसके स्वर ही उसकी निजी संपत्ति थे। मेरे पिता के पास उनकी निजी नौकरी थी, उस नौकरी के निजी सुख दुख थे। मेरी भी निजता अनंत अपने निर्णयों के साथ। इस पूरी निजी परंपरा में मैंने सामाजिकता का एक लंबा पासवर्ड डाल रखा है। निषाद कन्या। मैं मछलियां बेचती हूँ।
जल से ही शुरू हुआ जीवन पृथ्वी पर, मेरा भी। आदिकाल से ही अपने देह की मत्स्यगंध लिए महकती डोलती तुम्हारी वेगवती कल्लोलिनी भाषा के प्रवाह में मछलियां पकड़ती, अपने को खोलती। मेरा ध्रुव तारा जल में है, मेरा चांद मेरा सूरज जल में ही दिखता है। मेरे लिए आरक्षित नहीं कुछ भी, मछली भर मेरी निजता है। अपने गलफरों से सिर्फ तुम्हारे लिए सांसें लेती थक गई हूं। अपने घर लौट जाओ ऋषि, तुम्हारे आत्मा संकल्पबद्ध हैं और तुम्हारे पास न अपनी जर्जर देह का कोई विकल्प है न परंपरा का। ऋषि लौट जाओ अपनी अमृत और मोक्ष की मोह कल्पनाओं में। मुझे तो इसी जल में फिर जन्म लेना है। युग एक समय में रहे होंगे कम से कम दो, जितने की आवश्यक है सृष्टि के लिए। दो आवाजें भी रही होंगी कम से कम, एक सन्नाटे की, एक अंधेरे की। अंधेरा भी दो तरह का रहा होगा अवश्य, एक भीतर का, दूसरा बाहर का। जल थल, सर्दी गर्मी, दिन रात, युग में ही रहा होगा जीवन, सुख दुख से भरा हुआ। मेरा कुछ भी नहीं, मेरे हाथ मेरे नहीं हैं, उन पर तो नियोक्ता का अधिकार है। मेरे पांव मेरे नहीं, उन पर सफर लिखा है, जैसे सड़क किनारे का वो पत्थर, भरवारी 40 किलोमीटर। तब तो मेरा हृदय भी मेरा नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं मेरा। मेरा सचमुच कुछ भी नहीं, वह ललाट भी नहीं जिस पर गुलामी लिखा है और प्रतिलिपि से नथी है मेरी आत्मा। लोकार्पण एक एक सांस भीख में मिली थी और हर कविता चीख में। रोज सूर्यास्त के बाद एक रण शुरू होता था जिसमें हमें कोई संरक्षण नहीं था। कोमल आवरण में नंगई का कठोर आचरण था, जिसके पीछे लोकतंत्र का अपना व्याकरण था। दरिद्रता से सना समर्पण था, जिसका भव्य लोकार्पण था। बहुत दिन हुए जब साहित्य समाज का दर्पण था। प्रेम कविताओं की एक सीरीज में पहली और अंतिम कविता स्मृतियों के भीतर बाहर। केन बहुत धीर और प्रशांत है, यमुना में मिलने से पहले ही ठिठक गई जैसे। खजुराहो के भित्ति चित्र प्राणहीन हो चुके हैं, रति मुद्राएं थम गई हैं। एक जोड़ी स्तंभ सूख कर लटक गए हैं, पूरी काया में पपड़ी है, वह भी जहां तहां उखड़ी है। यह किस शिव का शाप है, किस कामदेव का पाप। भस्म होकर भी अपने पुष्प शरों को साधे भटक रहा हूं, मेरी प्रिया मेरी रति। और अंतिम ये सीरीज, सिर्फ स्मृतियों के सहारे क्या जिया जा सकता है पूरा जीवन, जबकि स्मृतियों के बाहर ऐश्वर्य है, सुख है सब प्रकार का, एक लंबी नींद है। और स्मृतियों के भीतर इतिहास है, मेरा तुम्हारा हम सब का। एक गुजरा हुआ जमाना है, एक हाहाकार है। स्मृतियों के बाहर शुद्धाकुल देह है, निशंक मन है। स्मृतियों के भीतर दुविधा है, दूसरा ही जीवन। शायद रामदास को पता था कि उसकी हत्या होगी, शायद उसे न पता रहा हो, शायद हत्यारे को ही पता रहा हो, या उसे भी आखिरी वक्त पर पता चला हो। शायद रघुवीर सहाय को पता रहा हो या प्रधानमंत्री को। शायद तुम्हें पता हो कि अभी यहां से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। शायद सभाध्यक्ष को पता हो या संचालक को, किसी न किसी को तो जरूर पता होगा इस सूचना युग में। शायद रक्षा मंत्री को, शायद गृह मंत्री को, अब मुख्यमंत्री को तो जरूर ही पता होगा, आखिर उनके सूबे की बात ठहरी। यह जो शायद है
इसमें थोड़ा सा यकीन है, संदेह है, अनुमान है, एक संविधान है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है, मगर अब भी खतरे में कवि की जान। मैं लौट रहा हूं। कुछ लोग युद्ध जीत कर लौटते हैं, कुछ वहीं मारे जाते हैं जिनके लौटते हैं शव। कुछ ऐसे होते हैं जो पीठ दिखाकर लौटते हैं। ऐसे ही किसी संग्राम से मैं लौट रहा हूं। मैं लौट रहा हूं हिंसा से विचलित होकर नहीं, मृत्यु के भय से नहीं। अपने ही प्रिय युद्ध क्षेत्र में अपने न पहचाने जाने की निस्वार्थ अनंत इच्छाओं के साथ मैं लौट रहा हूं। दोनों हाथों से अपने चेहरे को छिपाए, पिछले कर्मों पर लीपापोती करता हुआ कवियों, तुम्हारे संसार से मैं लौट रहा हूं।